हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 2 जैविक वर्गीकरण को डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो बोर्ड एग्जाम प्लस नीट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे जैविक वर्गीकरण को। जैविक वर्गीकरण क्या है? तो दोस्तों, पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इन सभी जीवों का अलग अलग अध्ययन करना मुश्किल है, इसलिए वैज्ञानिकों ने समान लक्षणों वाले जीवों को समूहों में बांटा है। इस प्रक्रिया को जैविक वर्गीकरण कहते हैं। इसके तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो चलिए कौन कौन से हैं? तो पहला है जीवों को पहचानना, और दूसरा है अध्ययन को आसान बनाना, और तीसरा है आपसी संबंध समझाना। तो ये इसके तीन उद्देश्य हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं वर्गीकरण का इतिहास के बारे में। तो वर्गीकरण का इतिहास क्या कहता है? तो वर्गीकरण का इतिहास मुख्य दो वैज्ञानिकों के बारे में दर्शाता है। ये दो वैज्ञानिकों ने क्या क्या किया था, तो चलिए उन्हें समझते हैं। तो पहला वैज्ञानिक है आरस्तू। तो आरस्तू ने क्या क्या किया था? तो इन्होंने दो काम किए थे, जैसे कि जीवों को पौधों और जंतुओं में बांटा। ठीक है, आरस्तू ने क्या किया? जीवों को पौधों और जंतुओं में बांटा। ठीक है, और दूसरा जंतुओं को जल, स्थल और वायु के आधार पर वर्गीकृत किया। तो आरस्तू नामक वैज्ञानिक ने क्या क्या किया? तो जीवों को पौधों और जंतुओं में बांटा, और जंतुओं को जल, स्थल और वायु के आधार पर वर्गीकृत। और दूसरे वैज्ञानिक है कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण के जनक भी कहे जाते हैं। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया था? तो इन्होंने आधुनिक वर्गीकरण दिया और नामकरण दिया। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इसे बिनोमियल नोमेनक्लेचर। तो चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे तो मानव का द्विनाम होमोसेपियंस होता है। होमोसेपियंस मानव का नामकरण होता है। होमो किसे कहते हैं? तो होमो कहते हैं इसके वंश को। ठीक है, होमो किसे कहते हैं? वंश को। और सेपियंस किसे कहेंगे? इसकी जाति को। सेपियंस क्या दर्शाता है? इसकी जाति दर्शाता है। ठीक है, तो होमो इसका वंश हो गया और सेपियंस इसकी जाति हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार नामकरण होते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। तो अब हम समझेंगे पांच जगत वर्गीकरण को। पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो 1969 में RH टेकर ने पांच जगत वर्गीकरण दिया था। ठीक है, RH टेकर एक वैज्ञानिक है। ठीक है, तो इन्होंने पांच जगत वर्गीकरण दिया था। तो वर्गीकरण के वो पांच जगत कौन कौन से हैं? तो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, और तीसरा है कवक, पादप और जंतु। ये वर्गीकरण के पांच जगत है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। और इसका आधार क्या क्या होगा? तो इसका आधार होगा कोशिका संरचना, शरीर संगठन, पोषण और प्रजनन। ठीक है, ये इनके आधार होते हैं। ठीक है, ये इनके आधार हैं। तो ये जो टॉपिक है वो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। तो चलिए अब हम पांचों जगत को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जगत क्या था हमारा? मोनेरा जगत। ठीक है, सबसे पहला क्या था? मोनेरा जगत। ठीक है, तो मोनेरा जगत की विशेषताएं क्या होती हैं? तो मोनेरा जगत की क्या विशेषताएं होती है, इसके उदाहरण इन दोनों को समझेंगे। तो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, और एक कोशिकीय होते हैं, और केंद्रक नहीं होते, और इसमें केंद्रक नहीं होते। इसके उदाहरण होते हैं बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये इसके तीन उदाहरण हैं और ये इसके तीन विशेषताएं हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है, इसे साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो जैसे कि नील हरित शैवाल किसे कहते हैं, ये MCQ या फिर 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो नील हरित शैवाल किसे कहते हैं? तो नील हरित शैवाल किसे कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल कहते हैं। या फिर इसे उल्टा करके ही पूछ सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर पूछेगा नील हरित शैवाल किसे कहते हैं, या फिर पूछेगा कि साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। तो अगला जगत है हमारा प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत की विशेषताएं क्या क्या है? तो ये यूकैरियोटिक होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं,
और अधिकतर जलीय होते हैं, ठीक है, ज्यादातर जल में पाए जाते हैं। तो इसके उदाहरण क्या क्या होंगे? तो पहला है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और डायटमस। तो प्रोटिस्टा जगत के 4 उदाहरण कौन कौन से होंगे? तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटमस, ठीक है। और इसके विशेषताएं क्या क्या होगी? तो ये यूकैरियोटिक होती है और एकक कोशिकीय होती है और अधिकतर जलीय होती है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो अगला है कवक जगत। तो कवक जगत की क्या क्या विशेषताएं होती है और इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं? तो चलिए समझते हैं। तो कवक जगत की विशेषताएं, तो पहला है परपोषी होती है, ठीक है, और कोशिका भित्ति काइटिन की होती है, ठीक है। कवक में कौन सी कोशिका भित्ति होती है? तो काइटिन की कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, इसे आप याद रखें। तो कवक जगत में कोशिका भित्ति किस चीज की पाई जाती है? तो काइटिन की कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। और बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है। ये किनके द्वारा प्रजनन करते हैं? तो ये बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं। इसके उदाहरण होंगे ईस्ट, मशरूम, राइजोपस, ठीक है। इसके 3 उदाहरण हैं, ईस्ट, मशरूम, राइजोपस। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो अगला है हमारा पादप जगत, ठीक है। तो पादप जगत की विशेषताएं को और इसके उप विभाग को समझेंगे। इसमें हम उदाहरण की बात नहीं करेंगे, इसमें हम उप विभाग को समझेंगे, ठीक है। इसके कौन कौन से उप विभाग हैं और इसके विशेषताएं क्या है। तो पादप जगत की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? तो पहला है ये स्वयंपोषी होती है, और दूसरा है इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होती है, और तीसरा है सेल्यूलोज भित्ति पाई जाती है। अब इसके उप विभाग के बारे में समझें। तो इसके कौन कौन से उप विभाग होंगे? तो पादप जगत के 5 उप विभाग होते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पहला है शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये 5 इसके उप विभाग हैं। ये 5 इसके क्या है? ग्रुप्स हैं। ये 5 ग्रुप्स हैं पादप जगत के। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 इसके उप विभाग हैं। और ये 3 इसकी विशेषताएं हैं। स्वयंपोषी होती है, क्लोरोफिल उपस्थित होती है और सेल्यूलोज भित्ति पाई जाती है। तो चलिए अब अगला समझते हैं। तो अगला है जंतु जगत। तो चलिए इसके विशेषताएं को समझते हैं। जंतु जगत की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो जंतु जगत की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो सबसे पहला है ये परपोषी होते हैं और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, और ये गतिशील होती है। तो ये इसके 3 विशेषताएं होती है। पहला है परपोषी होती है और कोशिका भित्ति नहीं होती और गतिशील होते हैं। तो चलिए अब हम जंतु जगत के प्रमुख संघ के बारे में समझते हैं। तो जंतु जगत के प्रमुख 7 संघ होते हैं, ठीक है। तो 7 संघ कौन कौन से हैं? तो चलिए समझते हैं। तो पहला है पोरीफेरा, कोलेटेट्रा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलेस्का, एकाइनोडर्मेटा और क्रोडेटा। ये जंतु जगत के 7 संघ हैं, ठीक है। ये जंतु जगत के क्या है? 7 संघ है। तो जैसे जगत के 7 संघ होते हैं, वैसे ही जंतु जगत का भी 7 संघ है, ठीक है। पोरीफेरा, कोलेटेट्रा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलेस्का, एकाइनोडर्मेटा और क्रोडेटा, ठीक है। ये इसके 7 प्रमुख संघ है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।